अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ख़वातीन व हज़रात, मुसलमान उलमाए कराम की जानिब से एक बात बार-बार दोहराई जाती है कि हर इंसान जो है वो फ़ितरत सलीम के ऊपर पैदा होता है, और ये जो फ़ितरत सलीम वाला सीगा है, ये गामदी साहब का पसंदीदा सीगा भी है। और उनका ये दावा है कि हर इंसान जो है अच्छाई और बुराई का इंट्रिंसिक शऊर रखता है, यानी फ़ितरी तौर पर इंसान इस बात से आगाह होता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हालाँकि हमने देखा कि जब साइंसदानों को वो बच्चा मिला जो भेड़ियों के दरमियान पल-बढ़ के बड़ा हुआ था, तो वो बिल्कुल भेड़ियों की तरह हरकतें करता था, जिसने उलमाए कराम के इस मौक़िफ़ की तरदीद की कि इंसान जो है किसी भी किस्म की अच्छाई या बुराई का फ़ितरी शऊर रखता है। लेकिन अगर उलमाए कराम की ये बात तस्लीम कर ली जाए कि इंसान अच्छाई और बुराई का फ़ितरी शऊर रखता है और इतनी अक्ल रखता है कि वो अच्छे में और बुरे में तमीज़ कर सके, तो फिर एक लॉजिकल सवाल ये पैदा होता है कि फिर उस अकल को गाइडेंस के लिए वही की क्या जरूरत है? अगर इंसानी अकल कामिल है, अगर इंसानी अकल अच्छाई और बुराई का शऊर रखती है, तो फिर उसे आप फैसला करने दीजिए कि उसके लिए अच्छा क्या है या बुरा क्या है। फिर आपको वही की सूरत में एक्सटर्नल गाइडेंस लाने की क्या जरूरत है? और जब आप एक्सटर्नल गाइडेंस लाते हैं वही की शक्ल में, तो आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि इंसानी अकल जो है वो अपने लिए अच्छा या बुरा उसका फैसला करने की सलाहियत नहीं रखती है। और उलमाए कराम का ये जो दावा है कि इंसान अच्छाई और बुराई का इंट्रिंसिक शऊर रखता है, अपने अंदर गलत ठहरता है। ताहिर अब्बास साहब आज सरगोदा से हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब, ये जो मैंने बात की है इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? फिर आपके सवाल। जी, ज़रूर सर। सर इंसान पैदाइशी जो है ना वो पढ़ा-लिखा या बाशऊर नहीं होता। ज़ाहिर है उसको तालीम हासिल करने के लिए उसको आगे एफ़र्ट करनी पड़ती है, शुरू से वो तालीम याफ़्ता नहीं होता। इसलिए हर इंसान जो है फ़ितरी तौर पर ठीक होता है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि भेड़ियों में पला-बड़ा, उसके तो अब क्या कहा जा सकता है कि उसकी नेचर, उसकी हैबिट्स ना किस किस्म की थी। लेकिन फिर भी बाय नेचर जैसे आप को पता है कि बायोलॉजिकली भी हम तकरीबन सेम हैं। तो उसकी नेचर इंसान से काफ़ी मिलती होगी, ज़ाहिर है माहौल का असर तो हो जाता है, लेकिन उससे नेचर कभी भी चेंज नहीं होती। देखिए, वो जो आप अगर ये कहते हैं कि इंसान अच्छाई और बुराई का फितरी शऊर रखता है, तो फिर ये जो चाइनीज़ आपके हमसाया मुल्क में रहते हैं, ये उस अच्छाई और बुराई का शऊर नहीं रखते हैं कि ये वो जानवर भी खाते हैं जो आप खाना पसंद नहीं करते। ये उन मज़हबी अकायद के ऊपर भी कारबंद नहीं होते जिनको आप सीने से लगाकर फिरते हैं। तो उनकी अच्छाई और बुराई का पैमाना और आपकी अच्छाई और बुराई का जो डिफरेंट पैमाना है, मसलन अगर पाकिस्तान में हम किसी की बीवी का हाथ चूमें, तो बीवी तो पहले थप्पड़ मारेगी, बाद में शौहर भी मारेगा। लेकिन अगर फ्रांस में किसी की बीवी का हाथ ना चूमे, तो वो कहेगा कि इस बंदे को मैनर्स नहीं है, एटिकेट्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो मोरालिटी है वो सब्जेक्टिव है, वो जुग्राफिये के साथ अपने आप को तब्दील करती रहती है। तो फिर ये कहना कि अच्छाई और बुराई का इंसान के अंदर फितरी शऊर है, कुछ गलत बात नहीं है ताहिर भाई? नहीं सर, ये माहौल का असर है ना, सोसाइटी का असर है। हम जिस सोसाइटी और जिस मुआशरे में हम रह रहे होते हैं, हमें वही अक़दार सिखाए जाते हैं। उसमें जो इंसान का फ़ितरत है ना, वो फ़ितरत सेम ही रहती है। क बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम तकरीबन पूरी दुनिया के जो लोग हैं ना, इंसान उनमें सेम सेम है, लेकिन जो मुआशरा होता है ना, मुआशरे के सबसे ज़्यादा असर जैसे जो आप कहते हैं कि जो हिंदू के घर में पैदा होता है, ज़ाहिर है वो हिंदू ही होगा। उसमें आप कहते हैं कि आप मतलब खुशकिस्मती से मुसलमान के घर पैदा हो गए, तो आप कहते हैं कि मुसलमान अच्छे हैं। मतलब मुआशरे के हिसाब से वो तब्दीलियाँ आती रहती हैं, फ़ितरत सबकी सेम है। ताहिर जो वो साहब, आप अपनी आप सोसाइटी आप से जो अपने चीज़ आप गेन को करता ताहिर है। साहब, आप अपने आप को खुशकिस्मत तसव्वुर करते हैं कि आप मुसलमान वालिदैन के घर में पैदा हुए? सर बिल्कुल, मैं खुशकिस्मत तसव्वुर इसलिए लेकिन करता हूँ जितने और जितने मेरे में जितने जितने थोड़ी-सी। ताहिर साहब, जितने खुशकिस्मत आप हैं, उतने खुशकिस्मत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे। सर वो यानी हमसे आप ज़्यादा थे अपने क्योंकि आप हमें। अपने आप अपने नबी से ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आप तो मुसलमान वालिदैन के घर में पैदा हुए, लेकिन आपके नबी जो थे वो मुसलमान वालिदैन के घर में नहीं पैदा हुए, उन्होंने तो खुद से इस्लाम शुरू किया ना। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये हमारे एक चीज़ है कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने 2016 से ना कुरान को बाकायदा सीखना शुरू किया। उससे पहले मेरा बैकग्राउंड था ना फ़िक़्ह जाफ़रिया से था। मतलब मुकम्मल एक अपने सेट का, अपने फ़िरके के मैं मतलब फ़ॉलो करता था। और उसके आप बाद सुन्नी मैंने ये जब मुसलमानों को काफ़िर समझते थे? सब सब कुछ बीच में था ना, जो हमारे हालात होते थे वो तो सब जानते ही हैं, चलो कहने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन जब मैंने कुरान पाक को 2016 से प्रॉपर तर्जमे से समझना शुरू किया, यकीन करें बहुत बहुत तब्दीलियाँ इसमें, वो बहुत फ़र्क आ गया मुझ में। मैं इसलिए खुशकिस्मत समझता हूँ कि इंसान को खुद इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस फ़िरके में, जिस घर में, जिस हालात में पैदा हो, वो आप मरे भी उसी हालात में। नहीं, इस चीज़ को जब इंसान तो को अशरफुल मखलूक़ात इसलिए कहा गया है कि ताहिर वो भाई, अपना ताहिर खुदा भाई, खुद चुनता है। ताहिर अच्छा, भाई, जी, जी। कुरान मजीद के अंदर ऐसी क्या बात थी जिसने आपको फिकाह जाफरिया से फिकाह अहले सुन्नत की जानिब जानिब आने पर आमादा किया? सर, कुरान जो फ़िक़्ह जाफ़रिया और अहले सुन्नत और ये जितने भी फ़िरके हैं ना, इन सब से मावरा है। कुरान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं नहीं, मेरा ठीक है? मेरा मैं खुद को सिर्फ़ उसके मैं बाद मैंने आपकी खुद बात को के सिर्फ़ प्रिंसिपल मुसलमान समझ गया समझा। हूँ। वो परवेज साहब और भी यही कहते हैं। ताहिर साहब, मेरी बात सुन, मेरी जी, बात जी। देखें। जब आप बोल रहे होंगे, मैं आपको ओवरलैप नहीं करूंगा। जब मैं वो, मेरी बात तो सुन लेना। आपने कहा कि आप पहले फिकाह जाफरिया से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान थे, फिर आपने 2016 में कुरान का मुताला शुरू किया और आपने शिया इस्लाम छोड़ के सुन्नी इस्लाम अडॉप्ट कर लिया। तो मैं सिर्फ इतना नहीं, पूछ रहा सुन्नी हूँ नहीं, कि कौन सा फिर ओनली फिर कौन सा? मुस्लिम। ओके, यानी आपने कुरान मजीद पढ़ने के बाद फिकाह जाफरिया छोड़ दिया। सर, ये तो एक रिलीजियस हमारे प्रैक्टिस थी ना, वो जी जी, फ़िक़्ह जाफ़रिया सर तो हमने वही एक नाम रख लिया। जो मैं वो वही चीज़ें थी पूछ वो रहा था। अपने ताहिर आप से साहब, निकाल ली। हो तो सकता है जो इस चीज़ को बकिया सर फिकाह ऑनलाइन जाफरिया, ताहिर भाई जो सर फिकाह ऑनलाइन इस चीज़ को जाफरिया, मैं मेरी बात, डिस्कस करना ताहिर नहीं भाई मेरी चाहता। बात तो सुन लें यार, मैं जी, लड़ाई नहीं करने आया हूं आपसे। आप रिलैक्स हो जाएं। ताहिर भाई, जो फिकाह जाफरिया की गुमराही और दलदल में बकिया शिया मुसलमान फंसे हुए हैं, हो सकता है वो आपकी गाइडेंस की वजह से फिकाह जाफरिया से बाहर निकल आए। कुरान मजीद की किस बात ने आपको इस बात पर आमादा किया कि आप फिकाह जाफरिया छोड़ दें? सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। सर, फ़िक़्ह जाफ़रिया को छोड़ा या रखने की बात नहीं है। फ़िक़्ह जाफ़रिया की जो जो भी जितने भी सेक्ट्स की जो प्रैक्टिसेज़ है ना, जो वो करते हैं अपने सेक्ट्स को ज़िंदा रखने के लिए या दूसरे को डिनाई करते हैं, चाहे उसका कुरान में हुक्म हो या ना हो, लेकिन अपने सेक्ट्स को वो ज़िंदा रखने के लिए और शो करने के लिए वो सब प्रैक्टिसेज़ करते हैं, वो मैंने छोड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़िक़्ह जाफ़रिया गलत है, अहले सुन्नत ठीक है या जो कुछ भी है। अच्छा, अभी आज हम अपने सवाल पे आएँगे। आज हमारा मौज़ू है कि कुरान की सॉरी, कुरान की डिविनिटी और गॉड की एग्जिस्टेंस। ठीक हो गया? तो उस पे अगर आप बात करें, उसमें आप मुझे थोड़ा-सा ना टाइम देंगे। तकरीबन 10 मिनट मैं अपना मुकदमा रखूँगा, उसके बाद आप उसका रिबटल बेशक पूरा टाइम में आप कर लें, कोई मसला नहीं। नहीं नहीं, मैं मुझे ना ये तरीका पसंद नहीं है सर। ताहिर सर, साहब, मुझे मुझे मु मु मुझे 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 देखिए, अंदाज़ा है अगर आप आपने आप यही जवाब देंगे। अगर मैं 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 पूरी आप बात मैं आपके आप सामने नहीं मैं रखूँगा। आपकी, नहीं नहीं सर, मेरी बात सुने। मैं जी, जी। आपके साथ यहाँ पर मुकालमा करने आया हूँ, कॉन्वर्सेशन करने आया हूँ, गुफ्तगू करने आया हूँ। वो जो 10 मिनट की जो आपकी बात है ना, वो आप वीडियो बनाकर अपलोड कर दें, मैं वीडियो बनाकर जवाब दे सर दूंगा। मैं लेकिन सर लेकिन मैं आपको लेकिन ये जब दो अच्छा, इंसान गुफ्तगू करते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से मुख्तसर सवाल जवाब करते हैं। ठीक है? चलिए ठीक हो गया, आप, ठीक है, ठीक हो तो गया, अगर आप ठीक मुकालमे के जरिए आगे बढ़ेंगे तो मुझे और आपको आसानी होगी ना सर। ठीक हो ऐसा गया। आपने किसी पॉडकास्ट में देखा है कि एक बंदा 10 मिनट तक च बिला थकान बोलता ही रहे? चलिए ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा सर, आप का एक मैंने आपके स्ट्रीम में सुना था, आपने कहा कि अगर खुदा देख रहा है और सुन रहा है तो वो बायोलॉजिकली ज़िंदा भी होना चाहिए। इसी तरह जी जी, उसको बिल्कुल मैंने, अगर बायोलॉजिकली एक ज़िंदा मतलब एंटिटी है तो उसको फिर मौत भी आनी चाहिए। जाहिर है। इसी तरह जी जी और उसके लिए फिर आप ये तो तकरीबन हर स्ट्रीम में आपकी बात ये चलती है कि टाइम और स्पेस में ना होने के ना होने से वो कहाँ मौजूद थे, मतलब जी जी, उनके सिंगुलैरिटी से पहले वो किधर थे? उनके लिए टाइम और स्पेस भी चाहिए। अल्लाह की एग्जिस्टेंस के लिए अल्लाह को भी टाइम और स्पेस चाहिए। जाहिर है। ये बात आपने कही। अच्छा, उसके बाद मैंने काफ़ी इस चीज़ पे सर्च की और मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कहता हूँ कि मैंने 2016 से लेकर आज तक जितनी चीज़ें, जितने सवालात मुझे कुरान से चाहिए, उनके जवाबात मुझे मिले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे कुरान से मिले हैं, चाहे कुरान के ज़रिए कहीं से मिले हैं। और मैंने भी कोशिश की और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा जो भी है। अच्छा, इस रिसर्च में मेरे सामने एक ना, शायद आपने तो ये पढ़ा होगा लेकिन लोगों के शायद ये नॉलेज में ना चीज़ गुज़री हो कि 1975 में डॉक्टर रेमंड मोडी, शायद आपने नाम सुना होगा। उन्होंने एक डेथ एक्सपेरिमेंट पर एक बुक लिखी, लाइफ आफ्टर लाइफ। उन्होंने तकरीबन 150
ऐसे लोग जो मौत से वापस आए थे, क्लिनिकली जो डेड हो चुके थे, डॉक्टर ने उनको डेड प्रूफ कर दिया था, लेकिन वो वापस आए और उन्होंने उनका इंटरव्यू किया। और इंटरव्यू के बाद उन्होंने उनके तकरीबन ऑलमोस्ट उनके जो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उस टाइम पीरियड में जिसमें वो क्लिनिकली डेड थे, वो उन्होंने वो सारे शवाहिद इकट्ठे किए और फिर उसके बाद उसने एक किताब लिखी, लाइफ आफ्टर लाइफ। ठीक है, उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा और आपने बेशक वो नोट कर लें। मैं 3 चीज़ें आपको बताऊँगा, ये पहली चीज़ है। उस पर आपने रिबटल करना है कि इसमें अल्लाह का कोई ताल्लुक है या मेटाफिजिकल चीज़ कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं। उसमें जब उन्होंने 150 लोगों का इंटरव्यू किया ना, तो उनके जो जो सबके सेम आर्गुमेंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। सब लोगों ने कहा कि हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हमें हमारे अंदर से कोई खींच रहा है बाहर। दूसरे नंबर पे हमने खुद को ऊपर से खुद अपने आप को हम देखते रहे, जैसे हमारे कोई चीज़ फ्लोट, हम ऊपर तैर रहे हैं और नीचे हम लेटे हुए हैं और हम अपने आप को ही देख रहे हैं। और तीसरी बात, हमें एक रोशनी, पहले हमें अंधेरा एक टनल महसूस हुआ और फिर उसके बाद एकदम से हम रोशनी में चले गए। उसके बाद हमें एक अच्छा माहौल मिला, हमें खुशगवार एहसास हुआ। उसके बाद हमें एक नया सफ़र हमारा शुरू हुआ जिसमें हमें हमें अपने कुछ रिश्तेदारों से मुलाकातें हुई। ये वो सारे, ये उनके सब 150 लोगों के कंबाइंड आर्गुमेंट है। इसमें ये नहीं कि किसी ने ये कहा और किसी ने ये, सब के सेम उसने आर्गुमेंट इकट्ठे किए। और उन्होंने कहा कि हमें एक रोशनी वाली हस्ती से मुलाकात हुई। उसके बाद एक ऐसी सरहद और एक ऐसा दरवाज़ा हमें दिखाया जाता था कि अगर हम इस सरहद से दूसरी तरफ चले जाएँगे तो हमारी वापसी मुमकिन नहीं है। यानी कि हमारे शऊर में ये बात वो आ रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था। और उसके बाद हमें हमारी पूरी लाइफ़ का एकदम से पूरा रिव्यू दिखाया गया। पूरी पिछली लाइफ़ का पूरा हमें एक रिव्यू दिया गया। ये सब उन्होंने ये चीज़ें मतलब ऑब्ज़र्व की। तो इस पर आप थोड़ा-सा रिबटल करें, फिर मैं आपको दूसरी बात बताऊँ कि वो क्या चीज़ थी जो ऊपर थी। ताहिर वो साहब, तो नीचे ये क्लिनिकली डेड ताहिर थे। साहब, ये मार्च 2012 की बात है कि मैं अपनी फैमिली के साथ पैराडाइज पॉइंट पर, वो जो बड़ा मशहूर पत्थर है, अब तो खैर वो समंदरी लहरों की नजर हो गया, उसके ऊपर खड़ा था। तो एक ऊंची सी लहर आई और उस लहर ने मुझे समंदर के अंदर डुबो दिया और मुझे लगा कि मैं मरने लगा हूं। और उस 2-3 लम्हों के अंदर मेरी आंखों के सामने मेरे बचपन से लेकर मेरी जवानी तक मेरे करियर के सारे वाकयात ना एक बिजली की तेज रफ्तारी की तरह ना कूद गए। और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। मुझे बाद में पता चला कि मुझे वहां पर एक साहब जो थे वो नेवी कमांडो से ताल्लुक रखते थे, गोताखोर थे, और उन्होंने मुझे जंप कर कर वहां से निकाल कर बचाया। ये जो आप जितनी बातें कर रहे हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की, ये बातें जो हैं दुनिया के हर अस्पताल वार्ड के अंदर रिपोर्ट हो चुकी हैं कि आपको एक रोशनी नजर आती है, आपको एक टनल नजर आती है, आपको एक दरवाजा नजर आता है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप हॉस्पिटल बेड में अपने आप को देख रहे हैं। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि रूह की आंखें भी होती हैं। और अगर आपने एक जी, आफ्टर जी। लाइफ को एक्सपीरियंस करने के बाद वापस लाइफ में आना था, तो फिर आफ्टर लाइफ सिर्फ उन 150 लोगों को क्यों दिखाई गई? दुनिया के उन तमाम लोगों को क्यों नहीं दिखाई गई जो लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर ईमान लाने के लिए तड़प रहे हैं? 1875 में हर्बर्ट स्पेंसर ने किताब लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें उसने तकरीबन 2000 लोगों से गुफ्तगू करने के बाद नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को बिल्कुल इसी तरह रिपोर्ट किया था कि मरे हुए रिश्तेदारों से मुलाकातें होती हैं, टनल होती है, एक रास्ता होता है। वो जितनी क्लासिकल माइथोलॉजी इंसानों के दिमाग में फ्यूज की जाती है, वो माइथोलॉजी जो है इस तरह से साबित होती है। ये डॉक्टर साहब जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिन्होंने 1975 में ये किताब लिखी, क्या उनके इन 150 इंटरव्यूज करने के बाद साइंटिफिकली लाइफ आफ्टर डेथ को एज अ फैक्ट तस्लीम किया गया? हाँ या ना में जवाब दे दें डॉक्टर जी, जी, ताहिर भाई। बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह आप ये कह रहे हैं ना, जब उसने ये चीज़ रिपोर्ट की ना, तो ज़्यादातर जो डॉक्टर्स थे ना, उन्होंने कहा कि ये हैलुसिनेशन या हैलो सेंसेशन जिसे कहते हैं ना, हम्म। एक ख़यालात थे। तो उसने वो पूरे इस किताब में उसने पूरा इस चीज़ का हवाला दिया। उसको पढ़ने के बाद काफ़ी चीज़ लोगों ने इस चीज़ को एग्री किया कि ये वाक़ई है। और ये, और फिर उसके बाद अपना डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन, उसने एक ग्रेसन स्केल बनाया। जैसे आपने बात की ना कि जो बचपन से एक चीज़ माइंड में इंटर की जाती है, तो वही चीज़ें उनसे उनके माइंड में मतलब आती हैं, सोने के बाद आएँ, ख्वाब में आएँ, जैसे भी आएँ, वही चीज़ें आती हैं। तो उसने एक स्केल बनाया जिसे ग्रे स्केल कहा गया। तो उन्होंने ऑलमोस्ट 1500 लोगों पर, उन्होंने 150 पे किया था, इसने 1500 लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए और
वो लोग मुख्तलिफ मुआशरे से थे, मुख्तलिफ जुबानों से थे, मुख्तलिफ मतलब अकवाम से थे। वो सेम नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, हिंदू नहीं थे, सिख नहीं थे। हर कौम, हर मजहब, हर मुआशरे के लोग थे, हर जुबान के लोग थे। और उसने भी ये प्रूफ किया कि ये ऑलमोस्ट 60% जो लोग हैं ना, उनके जो बयानात है वो सेम है। ठीक है, उसके बाद यही एक्सपेरिमेंट बच्चों पे किया गया। सर मेरी बात सुने, नहीं, बात मेरी मुकम्मल बात होने। सुन सर, मैं आपको जी जी पूरा मौका दे रहा हूँ सर। मैं आपको जी जी। लड़ने के लिए नहीं टोकता हूँ, मैं आपसे गुफ्तगू करने के लिए टोकता हूँ। आपने कहा कि 1500 लोगों में से 60% लोगों ने एक ही बयान दिया। जिन 40 मिलते फीसद जुलते ने, बयान। जी जी, मिलते जी जुलते, जी। जिन 40% ने नहीं दिया, क्यों? सर उनके बयान मिलते जुलते, उन्होंने ये तो चीज मेंशन नहीं ना की कि उन्होंने कोई बयान दिया नहीं। ये 67% जो लोग थे ना, उनके बिल्कुल एक्यूरेट थे। हम्म। उन दूसरे के कुछ बयान मिलते थे, कुछ मुख्तलिफ थे। अच्छा, हम्म। उसके बाद मैं आपको एक और बता दूं, उसके बाद एक खातून सिंगर थी अमेरिकन की, जिसका नाम था पाम रेनॉल्ड। उनका सर्जरी हुई इस दिमाग की, तो सर्जरी के दौरान उन्होंने उसका दिमाग और मतलब पूरा क्लिनिकली डेड किया उसे। उसके न्यूरॉन और वो सारा सिस्टम, सांस तक, दिल की धड़कन सब रोक दी गई। और उसके कानों में 100 डेसिबल की एक उन्होंने मशीन डाली, जिससे वो सुन नहीं सकती थी। अगर वो जिंदा भी होती, वो अलाइव होती, वो सुन नहीं सकती थी। ठीक है, उसके बाद जब उसका ऑपरेशन ऑलमोस्ट 45 मिनट का था टोटल, 45 मिनट के बाद जब वो वापिस आई, और उन्हें भी क्लिनिकली डेड करार दे दिया गया। लेकिन वो जब जिंदा हुई तो उसने, डॉक्टर और नर्स जो उसका ऑपरेशन कर रही थी, उसको उसने बताया कि मैं खुद को, जब आप मेरा ऑपरेट कर रहे थे ना, तो मैं खुद को देख रही थी ऊपर से। आपके जो औजार जो आप मतलब इस्तेमाल कर रहे थे, वो सब मैं देख रही थी, मुझे आवाजें भी आ रही थी। हालांकि उसके कानों में 100 डेसिबल की एक मशीन थी, जो कि एक जिंदा इंसान भी वो कान में नहीं सुन सकता। उसने कहा कि मैंने आपके औजार की आवाजें भी सुन रही थी, ये आपने इंस्ट्रूमेंट आपने इस्तेमाल किए। और आपकी शेल्फ पे जो जो इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं, मैं वो भी अभी बता, वो भी स्ट्रेचर पे थी, मैं वो भी बता सकती हूँ कि ये चीजें पड़ी हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपको कोई वहम हुआ है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि उनको कोई वहम है। जैसे आपने कहा कि एक जिंदगी का मुझे भी रिव्यू हुआ बचपन में, तो आपको तो जिंदा हालत में हुआ ना, आप जाग रहे थे। तो उन्होंने कहा ये आपको हेलो सेंसेशन है, ये ऐसी कोई बात नहीं। और उसने फिर मिनो अन वो बातें उन्हें बताई जो हम्म। डॉक्टर और नर्स दौरान ऑपरेट वो आपस में कर रहे थे। जी जी। ताहिर भाई, इजाजत हो तो, आपकी इजाजत जी से, जी, बोले आप बोले। सदर मजलिस की इजाजत से, सर ये जितने भी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं, या आप जिन नियर डेथ एक्सपीरियंस, इनको एनडीईज कहा जाता है, जी ठीक है, जी, एंडीज। जिनको जी जी। आपने एनडीईज को लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर कन्वर्ट कर दिया है। ये इन किताबें मेरी नजर से भी गुजरी हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, और इधर में जो इस्तेलाह इस्तेमाल होती है वो एनडीई की होती है, नियर डेथ नियर डेथ एक्सपीरियंस। एक्सपेरिमेंट। जी जी, नियर डेथ। लाइफ आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस की नहीं होती है। नियर डेथ अच्छा, एक्सपेरिमेंट। जी। मैं एक छोटी सी बात, आपके गोशगुजार बड़े क्रिटिकल आदमी है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। ताहिर भाई, ये जो 1500 लोग हैं और वो जो पहले वाले 150 लोग थे, ये मिला के 1650 लोग हैं। ये जी 1650 लोग जो हैं, अस्पताल के अंदर ही मरते हैं और अस्पताल के अंदर ही जिंदा हो जाते हैं। इन जी। 1650 लोगों में से कोई बंदा भी 5 मिनट से लेके 45 मिनट से ज्यादा, कभी कोई बंदा 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे के बाद जिंदा हुआ? क्या कभी कोई बंदा जी मैं कब्रिस्तान से बताता हूँ। वापस, जी जी, मुझे बताइए, क्या मैं बंदा बताता कोई हूँ जी। कब्रिस्तान से वापस आया कि भाई अब मैं जिंदा हो गया हूं? ठीक है, ये पूछ रहा हूँ। सर जो क्लिनिकली डेड होते हैं ना, वो हम्म। मुकम्मल डेड नहीं होते। मैं आपको कुरान से भी इसका सबूत दूंगा, कुरान में भी इसका बिल्कुल फिर तो जिक्र है। आपका मुकदमा और कमजोर हो जाता है सर, अगर वो मुकम्मल डेड नहीं होते। सर मुकम्मल डेड मैं आपको बताता हूँ। मैं मेरा मकसद ये है कि सबको सेम, जो हमें एक इस्लाम के पैराडाइम में रहकर जो जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं, अंग्रेज वो चीज़ें क्यों देख रहा है? अगर हम मुसलमान ये चीज़ें नियर डेथ एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, तो ठीक है, हमारे वो बचपन से एक चीज़ जो भरी जाती है नहीं वही सर, हमारे जहन में हो। इस्लाम को, सर इस्लाम एक का तो मिनट। यार सर ताहिर भाई, यार ताहिर भाई, आप ठीक है, आप बोले। मुझे पता है बहुत गुफ्तगू करने आए हैं ना यार। दो बंद में आप जब ठीक है। आप जब आप बोलते हैं, आप रिवाइंड करके देख ले, मैं आपको नहीं टोकता हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, कि जो इस्लाम है वो आपको मरने के बाद दोबारा जिंदगी की बशारत देता है, आपको लालच देता है कि तुम्हें हम जन्नत में लेके जाएंगे, तुम्हें हम, आपको डराता है कि दोजख में लेकर जाएंगे। वो जो लाइफ आफ्टर डेथ है, उसका सबूत ये क्लिनिकल कंडीशंस के अंदर नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कैसे हो सकते हैं ताहिर साहब, ये पूछ रहा हूं। सर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये मैं आपकी ये बात भी मान लेता हूँ। ये जितने भी एक्सपेरिमेंट, मैं अभी एक आखिरी मेरा बाकी है, लेकिन जो पिछले मैंने दो बताया ना, उनमें दो लोग, ये पाम रेनाल्ड और बाकी 150 और
जो 1500 लोग हैं ना, उन्होंने ये बताया कि जब एंड हमारा था ना, उस वक्त हमें एक आवाज आई कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, इसलिए जब वो चीज किस आवाज आई तो किस वापस हम आए। लैंग्वेज में आई, किस लैंग्वेज में आई? लैंग्वेज भी मैं आपको बताता हूँ, मैं आपका सब जवाब दूंगा, मैं ये अंग्रेजी नहीं में कि आई? आपको, मैं आप सर मैं आपको बताता हूँ, एक ये मिनट ठहरे। लैटिन में आई, ये फ्रेंच मैं में, सर अरबी मैं में? सर मैं जवाब इसका ना दूं, आप फिर बताएं, मैं जवाब दूंगा। पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये टोटल इस्लामिक लेवल पे क्यों हो रहे हैं, हालांकि वो सब अंग्रेज थे, नंबर वन। नंबर टू, आप कह रहे हैं कि ये जो हेलोसिनेशन है ना, ये मतलब बाद में जिंदा हो जाते हैं कुछ अरसे के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए, टाइम पीरियड 45 मिनट, 1 घंटा, या उसके बाद कोई जिंदा होकर वापस नहीं हो। जी जी। नियर डेड एक्सपेरिमेंट है। मैं आपको अब तीसरा जो हवाला दूंगा ना, इसको जरा आपने तसल्ली से सुनना, आपके सारे जवाबों को, सॉरी, सवालों के जवाब मिलेंगे। एक डॉक्टर एंड अपना न्यूरोलॉजिकल सर्जन थे एक, जिनका नाम था गालिबन, मुझे याद रह जाए, डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर, न्यूरो सर्जन। ये उनका कहना है कि ये जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सुने थे ना, तो वो भी इनको हेलोसिनेशन या हेलो सेंसेशन कहते थे। 2008 में इनके दिमागी जो झिल्लियां हैं ना, उनमें मसला बना और ये कोमा में चले गए, ऑलमोस्ट डेड हो गए, और 7 दिन तक ये कोमा में रहे। ठीक हो गया, 7 दिन। 7 दिन में डॉक्टर ने इनको डेड क्लियर कर दिया हुआ था कि ये डेड है। अच्छा, नहीं नहीं, 7 दिन के बाद अगर अगर नहीं नहीं, कोमा के अंदर बंदा डेड ये होता है? न्यूरो, सर मेरी बात सुने, ऑलमोस्ट तकरीबन उसके लोग न्यूरॉन्स, उसका कोमा से दिमाग बीस बिल्कुल बीस खत्म। साल के बाद रिकवर सर हुए हैं। उसकी दिमाग की लोग झिल्लियां जो है कोमा ना, से बीस दिमाग तीस की, साल के बाद रिकवर हुए हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, चलिए छोड़े आप इस बात को, डेड थे या नहीं थे, मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ ना, जो आप लैंग्वेज की बात करें और वो सारा कुछ। अच्छा, 7 दिन बाद डॉक्टर्स ने उनको डेड करार दे दिया, ये नहीं पता क्यों डेड करार दिया। ये अब आप कह रहे हैं कि तो डॉक्टर वो इतने पागल तो नहीं थे। ताहिर साहब, जी जी। डॉक्टर्स ने उनको डेड करार देने के बाद कब्रिस्तान क्यों नहीं भेजा? 7 दिन तक अस्पताल के बेड पर क्यों लिटाए रखा? सर डेड करार से मतलब ये है कि तकरीबन उनकी कंडीशन ये थी, शायद उसका दिल सिर्फ काम कर रहा हो, बाकी उसके नहीं, तमाम आप अज़ा आप जो आप खत्म हो चुके आप थे। आपके जी जी। नजदीक जिसका दिल काम कर रहा हो वो मर चुका होता है। सर मैंने आपको एक बात कही थी कि मेरे सवाल खत्म हो जाए, आप गांधी साहब है और मैं अवैस हूँ। नहीं नहीं आप सर, मेरा सवाल सुनेंगे? इस वक्त सुनेंगे? आप अच्छा पूरी बात आप सुन लें, आप पूरी लाइफ बात आफ्टर सुन लें। डेथ को नहीं सर, मिताहिर जी भाई जी। मेरी बात सुने। जी एक जी। बंदा जिसका दिल धड़क रहा हो, जो बेशक लाइफ सपोर्ट के ऊपर हो, वो वो डेड नहीं होता है। तो आप आपका सर इससे बुनियादी पहले जहनियत गलत। जितनी मैंने मिसालें दी हैं ना, उसमें उनके दिल भी डेड कर दिए गए थे। ये आप जरा सर्च कर लीजिएगा कि उनके राइट। दिल, दिमाग, सांस तक उनकी बंद कर दी गई थी, ठीक है। जो क्लिनिकली डेड उनको कहा जाता है। हम्म। ये कोमा वाली मिसाल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, इसमें आपके कुछ चीजों के जवाब हैं, कुछ बातों के। जो एबन अलेक्जेंडर थे ना, वो बताते हैं होश आने के बाद, 7 दिन के बाद, उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी उन्होंने अपने लोगों से ये बातें डिस्कस की, उन्होंने कहा कि जब मैं क्लिनिकली डेड था, तो मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की उसमें यह थी कि मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे मेरे जिस्म से कुछ कोई मुझे खींच के बाहर निकाल रहा है। नंबर एक, अब नोट कीजिएगा। नंबर दो, उसने कहा कि मैं खुद अपने आप को देख रहा था। फिर मुझे एक कीचड़ वाली जगह में, जैसे जमीन के जेरे जमीन मुझे ले जाया गया, कीचड़ वाली, जिसको उसने अर्थ वम आई का नाम दिया, कि जैसे केंचुए की बिल होती है ना, केंचुए की बिल, मैं उसमें जा रहा हूँ। उसके बाद एकदम से मुझे उस टनल से निकाल के रोशनी की तरफ ले जाया गया, जो कि पिछले सबके यही बयान थे, रोशनी की तरफ ले जाया गया। उसमें फिर मुझे एक बहुत अच्छा माहौल मिला मौसीकी, और उसने कहा कि उसमें रोशनी और मौसीकी की जुबान बोली जाती थी, उसमें वैसे जुबान नहीं थी। और हर चीज हरकत, रोशनी और जो मौसीकी थी वो हरकत में थी। मैंने यूं महसूस किया, और उसमें कोई, और मेरे साथ एक शख्सियत मेरे साथ थी जो बिल्कुल, और ये शख्सियत वाली बात पिछले सब ने की, मुझे बताना भूल गया। एक रोशनी वाली शख्सियत थी, जो बिल्कुल रोशन थी, मतलब उसकी जिसामत थी इंसान की तरह, लेकिन बिल्कुल एक रोशनी की तरह थी। उसने मेरी गाइडेंस की, उसकी शक्ल हल्की हल्की उसके माइंड में रह गई, उसने मेरी गाइडेंस की। अच्छा, उसके बाद मुझे एक अच्छे माहौल में ले जाया गया, और उसने मुझसे बात की, और बात जुबान से नहीं की। उसने कहा कि उस वहां पर जुबान नहीं बोली जाती थी, जिस माहौल में मुझे ले जाया गया उसमें जुबान नहीं, वो मुझे एहसास से मुझे समझा रही थी, और मुझे उसकी बातें समझ भी आ रही थी। उसने मुझे कहा कि तुम प्यारे हो, तुम इधर आने के लिए खुशामदीद, तुम डरो मत, तुम्हारे लिए कोई डर नहीं है। ठीक है, ये उसने कहा कि उसने जुबान नहीं बोली, लेकिन उस वहां का जो माहौल था ना, उसने ये अपनी किताब में लिखा। उसने भी फिर इस पर किताब लिखी, प्रूफ ऑफ हेमन, ये सर्च कर लीजिएगा,
प्रूफ ऑफ हेवन किताब लिखी, उसमें उसने ये सारी चीजें बताई कि उधर जो जुबान थी ना, जुबान बोली नहीं जाती थी, उधर एहसासात की जुबान थी। खुद एक बात को महसूस कर लिया जाता था, और जो भी मेरे माइंड में सवाल आते थे ना, उसको ऑटोमेटिकली उसके जवाब भी आ रहे थे आगे से, लेकिन उसकी जुबान नहीं थी, मुझे हर सवाल का जवाब प्रॉपर मिल रहा था। ये एबन अलेक्जेंडर के, ये आपके लैंग्वेज का जवाब आ गया कि आप कह रहे उधर कौन सी किस जुबान में इस्तेमाल, उधर जुबान इस्तेमाल हुई नहीं। हुई उसने नहीं। कहा कि मुझे जो भी सवाल था ना, उसने मुझे एहसासात के जरिए उधर उधर अच्छा एहसासात ताहिर की साहब, जुबान। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपसे ये पूछने की जसारत कर सकता हूँ कि ये जो डॉक्टर अलेक्जेंडर साहब हैं और ये जो 1500 लोग हैं, और ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसके बाद जो दुनिया की मेडिसिन कम्युनिटी है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, वो लाइफ आफ्टर डेथ को एक साइंटिफिक फैक्ट के तौर पर तस्लीम करती है? जी जी बिल्कुल तस्लीम करते, आप सर्च कर लीजिएगा, ये सर ये साइंटिफिक ये फैक्ट एक के तौर पर ये तस्लीम देखिए हुआ। ताहिर और साहब, मेरी बात ताहिर सुने। साहब, जी जी। ताहिर साहब, मैं बड़ी बड़ी माजरत के साथ, दुनिया की कोई भी साइंटिफिक कम्युनिटी जो है, वो लाइफ आफ्टर डेथ को एज अ फैक्ट तस्लीम नहीं करती है, क्योंकि ये लफ्ज अपने अंदर बजाते खुद कॉन्ट्राडिक्टरी है। लाइफ आफ्टर डेथ यानी वंस यू आर डेड, यू आर डेड। और आपके कुरान में जो हजरत इब्राहिम थे, वो लाइफ आफ्टर डेथ पर यकीन करने के लिए एक मुर्दा परिंदे को अपनी आंखों से जिंदा होते हुए देखते हैं, फिर जाकर उन्हें दिल की तसल्ली होती है। और हम इन 150 लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस की बुनियाद पर लाइफ आफ्टर डेथ को साइंटिफिक फैक्ट तस्लीम कर लेता है सर। सर ये आपके डॉक्टर ने तस्लीम किया और ये बताया गया, और उसमें जो जो बातें उन्होंने कही जितनी भी, सब मिलती हम्म। जुलती, और उनमें ये भी बताया गया कि उनको, हम्म। अच्छा चलिए आपकी ये बात हम मान लेते हैं कि कोई चीज़ नहीं, हम्म। हमारा जिस्म एक मादी है, हम फजूल से पैदा हो गए, ठीक है, हम हम्म। मर जाएंगे, हम डिस्पोज हो जाएंगे, हमारी बॉडी, हमारी कुछ भी चीज़ नहीं नहीं, सर, हम मर के ठीक कहाँ है। जाएंगे ताहिर साहब? आप मैं आपको मैं सर, जी जी सर बात आप पूरी कर बहुत लेने देना। अग्रेसिव हो रहे हैं। मैं तो सर मैं बात मैं उतना पूरी अग्रेसिव करने नहीं दें हो तो रहा। आप, सर बात पूरी आप करने दें। अपना टॉक टाइम निकाल के देख लें, 27 मिनट में से 20 मिनट आप बोले हैं, मैं 7 मिनट बोला हूं। मैं चले मैं आपसे ये आपको बता पूछता हूँ रहा हूँ, ताहिर भाई, मैं आप आपसे ये सवाल पूछता पूछेंगे हूँ तो जवाब तो कि दूंगा। मरने के बाद क्या होगा, जरा मुख्तसर सा ठीक बता होगा, दें। जी। मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद इन सब का मैं आपको कंक्लूजन जो बताता हूँ, उन सब को बताया गया कि ये जिंदगी अभी आपकी खत्म नहीं हुई, हम्म। ठीक है, अभी ये ऐसे ही हम सब का आपके साथ एक मजाक कर एक्सपेरिमेंट रहे है। थे, वी वर किडिंग। अल्लाह मियां चले छेड़खानी ठीक है, जारी है। आप डाटा टॉर्चरिंग कह लें, इसमें कुरान पाक में सूरह अज़्ज़ुमर में ये कहा गया है, हम्म। और ये आयत मैंने काफी अर्सा पहले पढ़ी थी, सूरज फिर मैंने दोबारा निकाल के पढ़ी कि मौत के करीब या नींद में लोगों की रूहें कब्ज कर ली जाती हैं, और जिनका वक्त पूरा हो जाता है उनके हम रूहें वापस नहीं भेजते, और जिनका वक्त अभी पूरा नहीं होता उनकी हम रूहें वापस भेज देते हैं। और यही सेम अल्फाज इन सब के थे। उन्होंने कहा कि हमें एक आवाज आई कि आपका अभी वक्त पूरा नहीं हुआ। वो मुसलमान तो नहीं थे जो ये हम्म। बातें कर रहे थे, कोई मौलवी नहीं था, उन्होंने कुरान भी नहीं पढ़ा हुआ था, कुछ भी नहीं किया हुआ था। ये हम्म। आप निकाल के देख लीजिएगा कि उन सब का ये ये था कि लाइफ जब एंड आफ्टर में हमें लाइफ आफ्टर हमें डेथ हो। का तस्वर जो है, वो दीगर रिलीजन्स के अंदर भी पाया जाता है। और अच्छा अली अब्बास जलालपुरी ने अपनी किताब कायनात और इंसान में वाज़े तौर पर लिखा है कि रूह का लुग़वी मतलब हवा का झोंका होता है। और जी पुराने जमाने का इंसान जब ख्वाब में अपने मरे हुए रिश्तेदारों से मुलाकात करता था, दूर जंगलों में शिकार करता था, तो वो ये हम्म, समझता था कि जब वो सोता है तो उसके जिस्म से कोई चीज निकल कर जाती है और उन दूर दराज के इलाकों में मरे हुए रिश्तेदारों से मुलाकात करती है। तो उसने उस चीज को रूह का नाम दिया, जिसका लुग़वी मतलब होता है हवा का झोंका। और ये सर बात आप, साइंटिफिक, मैं बात पूरी कर लूं यार ठीक है। ताहिर साहब। मैं आपको नहीं, मैं ठीक है। तो साइंटिफिकली ये बात कहना कि जब आप सोते हैं आपकी रूह कब्ज कर ली जाती है, कुरान मजीद की ये बात साइंटिफिकली लॉजिकली इनएक्यूरेट है, क्योंकि जब अगर सोते हुए आपकी रूह कब्ज कर ली जाए तो आपका दिल धड़क ना रहा हो, आपकी सांस चल ना रही हो। जब से एक शख्स सो भी रहा होता है तो उसका दिल धड़क रहा होता है, उसकी मैं नब्ज चल रही होती है, उसकी सांस आ रही होती है, और आप ये कह रहे होते हैं कि रूह उसकी कब्ज कर ली जाती है एक बंदे के सोते वक्त, और वो अच्छा सर सुबह को आप मुझे, जिंदा है। चले नहीं, ये मैं तो आपकी बात पे आगे कर, जी जी। ठीक है, मुकम्मल होगी बात, मैं करूँ। जी सर। जी सर। अच्छा आपकी बात मान लेते हैं। अब जो जो चीज देख रहे थे, अपने आप को खुद जो देख रहे थे हम्म। इस एक्सपेरिमेंट के बीच में, हम्म। जो रूह थी, क्या उसका दिल धड़क रहा था? क्या हम्म। मुझे, या वो क्या सर चीज थी जो मैं जो सोच भी एक रही थी, सवाल, जिसने बातें ऑब्जर्व की? जब सर से मेरे भी इंसान, बात मुकम्मल करने दें, मेरी भी बात सर मुकम्मल करने आप दें। जवाब तो लेते नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये सर मैं पूछ रहा हूँ। सवाल पूरा तो कर लेने दें, सवाल तो जी जी पूरा कर जी लेने जी दें। जी जी मैं कीजिए। ये कह रहा हूँ कि जो 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 चीज उन्होंने, मतलब डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर, सॉरी पाम रेनाल्ड, जो औरत थी वो बता रही थी, उसने पूरा
पूरा बताया ना। उसने कहा कि जब मैं ऊपर से देख रही थी, मैं तुम्हारी बातें सुन रही थी, तुम कह रहे थे कि ये क्लिनिक ये तकरीबन डेड हो गई है, आपस में जो कन्वर्सेशन थी। अब वो जो उसके कानों में 100 डेसिमल की मशीन थी, वो सुन नहीं सकती थी। वो क्या चीज थी तो जिसको, या वो स्पेस में थी, वो क्या थी, उसने कोई जगह घेरी हुई थी। वो सुनने के लिए दिमाग भी चाहिए। आप कहते हैं कि अगर अल्लाह ने कोई चीज सुनने के लिए सोचा तो उसने दिमाग कहाँ से लिया, उनका दिमाग कहाँ था। अब जो चीज ऊपर से ऑब्जर्व कर रही थी अपनी, वो अपनी डेड बॉडी को, अपने ऑपरेट को, उन सब इंस्ट्रूमेंट्स को, उन डॉक्टर और उन दोनों की बातों को सुन रही थी और समझ भी रही थी। और वो कहाँ से, वो क्या चीज थी, वो क्यों क्या समझ रही थी। चले ख्वाब मैं में तो मैं मैं चले गए ताहिर लोग। साहब आपकी बात का जी जवाब जी देना चाहता हूँ। जी जी। अगर वो जो जिस भी और लड़की का आप जिस भी औरत का नाम ले रहे हैं कि वो 45 मिनट तक उसकी रूह जिस्म से निकलकर ऑपरेशन थिएटर की छत पर बैठकर अपने जिस्म को देख रही है, आप इसको लाइफ आफ्टर डेथ से ताबीर कर रहे हैं ना। इसका मतलब ये है कि जो नीचे जो सर स्ट्रेचर लाइफ की, आफ्टर, सर मेरी आप बात तो रूह का मैं, इनकार कर रहे हैं, मैं रूह को अब बयान कर आप रहा हूँ। अब आप मुझे बात नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है। जो 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 तकाजा आप मुझसे करते हैं वही तकाजा मैं आपसे करता हूं कि जब मैं बोल रहा हूं प्लीज मेरी बात तो सुन लिया करें ना। आप ये कह रहे हैं कि 45 मिनट तक उस खातून की रूह ऑपरेशन थिएटर के बेड में जिस्म से निकलकर अस्पताल की छत पर जाती है और अपने मुर्दा जिस्म को तक रही होती है। अगर वो मुर्दा जिस्म है तो डॉक्टर्स उस पर 45 मिनट तक ऑपरेट क्यों कर रहे थे? सर ये तो आप उनसे पूछे जिन्होंने क्लिनिकली डेड किया, मेरी और वो प्लीज खुद सुनिए उनकी सर, बातें सुन रहे थे। मैं नहीं, मैं यू कह नहीं यू रहा, मैं यू तो यू आपको, जैसे आप आप किताबें, देखिए, सर मेरी बात सुने, मैं आप आपके जो साथ चीज मेरा लाते कर हैं रहा हूँ। किताबों से पढ़ कर ला रहे हैं। भाई साहब, आप इस एक्सपेरिमेंट के जरिए, जिसको कहीं भी एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक कम्युनिटी में वो होता है जिसको इंडिपेंडेंट सोर्सेज से वेरीफाई किया जा सके, और इन एक्सपेरिमेंट्स को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। अगर मैं आपकी बताई हुई हर बात मान लूं तो उसका मतलब यह है कि एक औरत जो ऑपरेशन थिएटर के ऊपर में बिस्तर के ऊपर मौजूद है, उसका जिस्म मुर्दा हो गया, उसके अंदर से रूह निकली, छत पर चली गई, और उसके बाद उसने अपने आप को देखना शुरू कर दिया। और वो जो डॉक्टर्स जिन्होंने मास्टर्स डिग्रियां ली हैं, स्पेशलाइजेशन की है, वो पागल इतने बेवकूफ थे कि उन्होंने उस बॉडी के साथ जितनी मशीनें कनेक्ट की हुई थी, ईसीजी वगैरह, किसी में उनको पता ही नहीं चला और वो मुर्दा जिस्म के ऊपर ऑपरेट करते रहे। राइट? सर जैसे आप किताबों से पढ़कर, आपने साइंस के जितने भी फैक्ट आप उसके पास मौजूद नहीं थे, हम्म। जितने भी आप मिसाल देते हैं ना, किताबों से पढ़ कर देते हैं ना। अब ये जो हम्म। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट, जो एबन अलेक्जेंडर ने जो पूरी किताब लिख दी, वो हम्म। पागल तो नहीं था, वो न्यूरो सर्जन था। वो हम्म। न्यूरो सर्जन था, वो आम, वो मौलवी भी नहीं था। हम्म। उसने इस तजर्बे के बाद प्रूफ ऑफ हेवन किताब लिखी। हम्म। ठीक है ना। उसने एम नहीं लिख दी वो। तो वो हेवन अगर तक डेड पहुंच था ये गए डॉक्टर, थे? वो डॉक्टर साहब हेवन तक पहुंच गए? वो अभी जिंदा है, आप उसे राब्ता करें। डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर भी जिंदा है। और नहीं सर, जिन्होंने मुझे मुझे राब्ता नाइनटीन, करने की एक कोई मिनट सर, जरूरत नहीं है। बेवकूफ 1975 में जिन्होंने बेवकूफ पहला किया था ना, पाकिस्तान, जिन्होंने बेवकूफ पहला पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट भी किया था। होते हैं, बेवकूफ अमेरिका में भी होते हैं, बेवकूफ यूरोप में भी होते हैं। मजहबी लोग पाकिस्तान में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, यूरोप में भी होते हैं। ठीक हो किसी को गया। ये कहना कि ये बंदा गोरा है और ये हमाकत नहीं कर सकता, तो ये बात लॉजिकली ठीक नहीं है। मैं आपसे एक मंतकी बहस का मुतकाजी हूं। मैं आपसे ये मुतालबा कर रहा हूं कि आप इस वक्त मुझे लाइफ आफ्टर डेथ को साबित करने के लिए कुछ अननोन लोगों का जो डेटा है, यानी 8 अरब की आबादी में से 1650 लोग जो कि .00 के आगे पता नहीं कितने जीरो लगाएंगे, उसको आप लाइफ आफ्टर डेथ का सबूत करार दे रहे हैं, सर ताहिर साहब। सबूत, मैं लाइफ आफ्टर डेथ का सबूत भी है, और साथ ये कि एक मेटाफिजिकल एंटिटी भी है। जो आप कहते हैं कि मेटाफिजिकल एंटिटी एक फिजिकल चीज को कैसे चला सकती है। तो वो मेटाफिजिकल चीज जब तक बाहर थी, सर मेरी बात सुन ले, मेटाफिजिकल चीज जब तक बाहर थी, ऑब्जर्वेशन कर रही थी, देख रही थी, और जब वो अंदर आई जिस्म के अंदर, और फिर वो मतलब जिंदा हुआ। मेरा आपसे ये सवाल है कि वो जो बाहर चीज थी वो क्या थी। आप मुझे इस चीज का जवाब दे देना। मेरे वो जो पास देख रही थी, मेरे वो सुन पास रही थी। मेरे पास वो जो बाहर चीज थी उसके वजूद के ऊपर यकीन करने के लिए कोई भी ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। मैं सुन्नी नहीं हूं कि मैं सुनी तो सुनाई इसका बातों के मतलब ऊपर यकीन। सर, इसका मतलब तो मैं ये है कि सुन्नी जितने हूं, भी मेरे आपने पास किताबें पढ़ी हुई हैं, हम भी ये इससे कहें वो कि हमें, गलत है। हम उस पर मुझे यकीन नहीं करता। सर जी जी। अपनी किताबों को और मेरी किताबों को ना रद्दी की टोकरी में फेंक दें। ठीक है, मैं आपके साथ मंतक की रोशनी में, दलील की रोशनी में, कॉमन सेंस की रोशनी में आपसे ये बात कर रहा हूं कि 8 अरब की आबादी में से 1650 लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस को, एनडीई को, लाइफ आफ्टर, और इनमें से जितने लोग थे ये सारे अस्पताल के अंदर ही अंदर क्यों जिंदा हो जाते थे? इनको सर मैं, जी जी। जो कुव्वत इन्हें अस्पताल के अंदर जिंदा करने पर कादिर है, वो उन्हें अस्पताल से बाहर, मसलन एम्बुलेंस में जिंदा नहीं करती, वो उन्हें घर के सोफे पे जिंदा नहीं करती, वो इन्हें कब्रिस्तान में जिंदा नहीं करती। ठीक है, और
अगर उस कुव्वत ने उन्हें जिंदा करना ही था तो पहले उन्होंने उसकी जान क्यों ली? और अगर वो कुव्वत उनके ऊपर इतनी मेहरबान थी कि उन पर लाइफ आफ्टर डेथ का राज मुनकशिफ करना चाहती थी, तो वो कुदरत जो है, इसका मतलब है ये चाहती है कि 8 अरब लोगों में से सिर्फ 1650 लोगों को पता चले कि लाइफ आफ्टर डेथ एग्जिस्ट कर रही है, और बुद्ध जैसे लोग जो कि दिन रात इस सही में है कि लाइफ आफ्टर डेथ है या नहीं, हमें अस्पताल जाना पड़ेगा ये पता करने के लिए। करेक्ट सर आप एक बार ये इन सबको रीड कर लीजिएगा और उसके बाद अपने ये जो रिबटल आप जवाब दे रहे हैं ना, उसके बाद इसको देखिएगा कि वो सारे जिन्होंने ये एक्सपीरियंसेस किए, और आप कह रहे हैं कि जी बेवकूफ सर, लोग वो भी हो सकते हैं, हम भी एक मिनट मैं ठहरें, इनको वो भी मुस्तरद करता बेवकूफ लोग हो सकते हैं। हूं, उसके मैं बाद उनको अच्छा मुस्तरद मेरी करता हूं मुस्तरद जी। कर दें, क्योंकि आपने मानना तो है नहीं। हम्म। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये चीज बच्चों पर भी एक्सपेरिमेंट ये लेकिन मैं चीज हुए हैं। मानना नहीं चाहता, मैं जानना चाहता हूँ। मैं इसीलिए मैंने जानने के लिए ये सब कुछ, और ये आपका जुमला बहुत अच्छा मुझे लगता है कि आई डोंट वांट टू बिलीव, आई वांट टू नो। मैं जानने के बाद ही, बिल्कुल जानने के बाद ही, और मैंने ये ऑब्जर्वेशन की। इससे पहले मैं सिर्फ कुरान, यकीन करें अवैस भाई, कुरान पाक को आपको सुनने से पहले मैं एज अ बिलीव पढ़ता था। काफी चीजें उसको सिर्फ ईमान के अकीदे के लिए पढ़ता था, और काफी चीजें मेरे में फर्क है। जब से आपको सुना, मैं उसको साइंटिफिकली भी उसको ऑब्जर्व करता हूँ उन चीजों को, हम्म। कुरान में से। हम्म। मुझे ये आपको सुनने का ये मुझे बहुत मतलब फायदा हुआ कि मैं अब कुरान को एक दूसरे नजरिए से भी पढ़ता हूँ। पहले सिर्फ अगर एक अगर अपने आप ईमान के अगर आप नजरिए से पढ़ता इजाजत था। दें तो एक जी बात जी पूछूं आपसे ताहिर साहब, जी 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 कि जी पूछें। साइंस ये कहती है कि 60 लाख साल पहले इंसानों के और चिंपैंजीज के यूनिवर्सल, सॉरी, जो कॉमन एंसेस्टर्स थे, मुश्तरका अजदाद थे, वो एक थे। और बाद में जीन म्यूटेशन के नतीजे में, नेचुरल सिलेक्शन के नतीजे में उनकी जो लाइनेज है वो चेंज हो गई, और अब भी इंसानों के और चिंपैंजीज का जो डीएनए है वो 97% से ज्यादा एक दूसरे के साथ मुमासलत रखता है। तो अगर इंसानों के अंदर रूह होती है जो कि एक मेटाफिजिकल एंटिटी है, और जो मरने के बाद आपको जिंदा करने पर कुदरत रखती है, तो वो जो 97% मुमासलत रखने वाला बेचारा चिंपैंजी है, क्या उसके अंदर भी रूह होती है और वो भी मरने के बाद जिंदा किए जाएंगे? और ये जो हाथी है, गीदड़ है, लोमड़ी है, छिपकली है, जो बकिया एनिमल किंगडम के जानदार हैं, ठीक है, क्या वो भी मरने के बाद जिंदा किए जाएंगे? और क्या उनके अंदर भी रूह होती है ताहिर साहब? सर ये तो आप कह रहे हैं ना कि हमारे मतलब हम कॉमन एंसेस्टर से आए। हम्म। हम तो जैसे आप कह रहे हैं, मैं तो इस चीज को, बहुत से लोग इस चीज को डिनाई करते हैं। ठीक है, हम एक कॉमन एंसेस्टर आप से थ्योरी ऑफ इवॉल्व हुए हैं। एवोल्यूशन को फिर आप थ्योरी ऑफ सर मानता एवोल्यूशन हूँ, को मैं मानता 2025 हूँ में सर, आप मानते हैं? सर मैं मानता हूँ, मैं आपको बताता हूँ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे आप बेशक एक प्रोग्राम मेरे से रख लें। इस सर, तरह मुझे आपको ये मुझे भी पता है एक कि एक हमारे जुमला डीएनए एक सिर्फ जुमला हमारे सर। डीएनए सिर्फ सिर्फ हाँ, चिंपैंजी से नहीं मिलते। आपको ये भी पता है कि मुझे पता है तकरीबन सर, हर चूहे से भी एनिमल से मिलते हैं, मिलते हैं। हाथी से भी मिलते हैं, गधे से भी मिलते हर हैं। हर सबसे मिलते हैं, मैं सिर्फ आपसे सिर्फ हाँ मैं सिर्फ चिंपैंजी से नहीं मिलते। एग्जाम्पल के तौर पर पूछ रहा हूं, जी जी क्या जो चिंपैंजीज होते हैं उनके अंदर रूह होती है? सर, ये ऑब्जर्वेशन हम तो इंसान और चिंपैंजी को नहीं बराबर कर नहीं ही सर, नहीं रहे ना। ये आप तो आप तो सवाल मुझे आपसे करना चाहिए। हम तो आपके उसको पास मान ही नहीं रहे। आपके पास कुरान मजीद फुरकान हमीद की खालिक कायनात की किताब है, उसकी गाइडेंस है। तो वो जो सर जानदार बिल्कुल गाइडेंस से ही मैं आपको उस बात कर रहा गाइडेंस हूँ। की रोशनी में जी क्या हर जानदार में रूह होती है, या ये एजाज सिर्फ अशरफुल मखलूकात हजरत इंसान को हासिल है कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल किंगडम के अंदर इंसानों के अंदर रूह होती है और चिंपैंजीज हाथियों में रूह नहीं होती है? ताहिर साहब, हाँ चले, या ना? मैं नहीं नहीं आपसे एक सर, सवाल, आप ये देखिए बताइए सर, एक देखिए, मिनट। ये मैं मेरे आपसे सवाल में आपका जवाब होगा देखिए ना, सर, मैंने मेरे सवाल में ही एग्जाम्पल आपका जवाब भी होगा। पूछे पूछे जी जी पूछे। मेरे आप ये बताएं कि इतनी करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं और करोड़ों अरबों स्पीशीज हैं हम्म। जानदारों की। इसमें इंसान के अलावा कॉन्शियसनेस किस किस में है, शऊर किस में है? कौन सर, सी ऐसी आपको स्पीशीज? मुझे ये नहीं बताइएगा नहीं कि क्या प्लेनेट, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं ना सर, जी आप जी तो मेरा पहला लफ्ज सुनते ही आपने मुंह खोल लिया था। सर, आपको पता है कि ये जो डॉल्फिन मछलियां होती हैं, ये हम्म। समंदर के अंदर गीत गाती हैं? आपको पता है कि ये एक दूसरे को नाम लेके पुकारती हैं? आपको पता है कि जब ओशियन के अंदर एक डॉल्फिन की, रिचर्ड ऑटनब्रो ने अपनी डॉक्यूमेंट्री के अंदर प्रूव किया वो है डॉल्फिन डॉक्टर भी बनी है। नहीं नहीं सर, डॉक्टर नहीं बनी है ना, वो एस्ट्रोनॉट बनी है। आपने ठीक। कॉन्शियसनेस का सवाल किया है, आपने शऊर का कॉन्शियसनेस से सवाल मुराद किया है। मेरा सिर्फ बात नहीं, बात तो तो जानवर भी एग्जैक्टली आपस में अपने एग्जैक्टली अपने इसका तरीके से मतलब करते ये हैं। है, इसका मतलब उनका मेरी बात पूरी कन्वर्सेशन नहीं होने होती दे रहे ना आप। यू आर नॉट, है। जी आप मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, डॉल्फिन्स एक दूसरे को नाम लेके पुकारती हैं, वो गाने गाती हैं। जहां पर एक हम्म, डॉल्फिन मरती है
वो उसको उठाकर उसकी डेड बॉडी को हजारों मील का सफर करके वहां ले जाती हैं जहां पर वो पैदा हुई होती है। इसका मतलब ये है कि इर्तका जो है वो मुख्तलिफ जानदारों में कॉन्शियसनेस के मुख्तलिफ लेवल्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये बात कहना कि इंसानों के अंदर सिर्फ कॉन्शियसनेस होती है बायोलॉजिकली गलत है, पहली बात। दूसरी बात, और जो जो सवाल जी जी मैंने आपसे किया, अगर जी आप कह रहे थे कि आपके सवाल में मेरा जवाब है, तो मैंने ये जवाब डिड्यूस किया है कि चूंकि इंसानों के अलावा किसी दूसरे जानदार में कॉन्शियसनेस नहीं होती है, इसलिए जो रूह है वो भी सिर्फ इंसानों में होती है और चिंपैंजीज में या दीगर जानदारों में नहीं होती। आप ये कह रहे हैं? जी। इसमें आप कुछ जानवर एक दूसरे को खा भी जाते हैं मरने के बाद, तो वो अगर हम्म। सेम ही है उनके, हम्म। तो वो चीज इंसानों में क्यों नहीं है? जैसे आपने डॉल्फिन की मिसाल दी कि वो जब मर जाती है कन्वर्सेशन एक दूसरे से सर करती है, मैं गीत आपसे गाती है, पूछ नाम ताहिर लेती है। साहब ताहिर साहब ताहिर तो साहब ताहिर साहब ताहिर जी साहब जी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इंसानों के अलावा जो दीगर जानदार हैं, चिंपैंजी है, हाथी है, गीदड़ है, लोमड़ी है, इनके अंदर रूह होती है या नहीं होती है? बस सादा सी बात पूछ रहा सर मैं आपकी रूह की बात डिनाई करता हूँ, मेरी बात सुने, मैं भी नहीं मानता, नहीं है रूह। सिर्फ आप मुझे ये हूं। एन जी ई का जो 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 अभी आप नहीं मेरे नहीं नहीं, साथ सर सर अभी मैं आप आपको मेरे बात साथ पूरी, जो सर बात तो अस्पताल पूरी के कर अंदर लेने घूम रहे देना। थे, आप सर जी रूह को। बात पूरी, ओके अब बात ओके। पूरी करने दे दो, मैं करूंगा। मैं डिनाई कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि कोई रूह नहीं है। मैं अवैस इकबाल से ये सवाल कर रहा हूँ कि मैंने ये जो अभी तक बहुत सारे मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, मैंने 3 के प्रूफ दिए हैं, 3 लोगों के, और वो सारे उनमें से 2 साइंसदान थे और पढ़े लिखे थे। मैं कुछ भी नहीं मानता, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि वो जो कुछ उन्होंने देखा, और एक और बात उन्होंने कहा कि हमने जब हमें ले जाया गया ना दूसरी दुनिया में, वहां पर हमने अपने रिश्तेदारों को देखा, वो कहाँ फिर रहे थे, वो क्या हम्म। चीजें थी? आप मुझे उस चीज का जवाब दे दे, मेरा जो वो एक माइंड सेट है ना वो खत्म हो जाएगा कि ये यार मैं भी रूह के पीछे पड़ा हुआ हूँ, ये ऐसी कोई चीज नहीं है। ताहिर साहब आपके इस प्रूफ को, जिस एक सर्वे को, एक सिलेक्टिव डाटा को जिससे आप प्रूफ करार दे रहे हैं, मैं उसे प्रूफ नहीं मानता हूं। बीबीसी हिंदी ने 2016 के अंदर इंडिया के अंदर एक सर्वे किया था जिसमें उन लोगों से बात की गई थी जिन्होंने अपनी आंखों से अपने ड्रीम्स के अंदर, अपने किसी भी स्टेट के अंदर भगवान गणेश को देखा है। तो पूरे इंडिया के अंदर से 7,000 के करीब लोगों ने इस बात का दावा किया था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी न किसी स्टेज पर भगवान गणेश को देखा है। तो क्या बीबीसी हिंदी का जो ये सर्वे है जिसके मुताबिक इंडिया में उस सर्वे के अंदर शामिल 7,000 लोगों ने इस बात का दावा किया था कि भगवान गणेश जो हैं वो किसी न किसी शक्ल में उनके सामने आए हैं, रियलिटी में आए हैं, ड्रीम्स में आए हैं, तो क्या उन 7,000 लोगों की बात को एज अ प्रूफ पेश किया जा सकता है कि भगवान गणेश एग्जिस्ट करते हैं, ताहिर साहब? सर भगवान गणेश की और दूसरे इंसानों की और बात है। मैं अगर कहूँ कि मैंने अल्लाह को देखा, मैंने नहीं देखा। मैं सर अगर कहूँ कि मैंने अपने नबी को अपनी आंखों मैं से देखा, जीते तो मैंने नहीं जागते देखा। सांस लेते इंडियन इंसानों की बात कर रहा हूं। भारत के शहरियों ने यह दावा किया, 7,000 शहरियों ने यह दावा किया कि हमने अपनी जिंदगी में भगवान गणेश को देखा है। आपने तो 1650 लोगों की गवाही दी ना, मैं तो आपके सामने 7,000 लोगों का सर्वे पेश कर रहा हूं। चाहे तो आप इसे गूगल करके चेक कर लीजिए कि हमने भगवान गणेश को अपनी सर ये आंखों हेलो से देखा है। सेंसेशन हो सकती है, ये हेलो ठीक। सेंसेशन हो सकती है, अच्छा ये, क्योंकि ये अच्छा मजहबी, एक भगवान मजहबी गणेश, अकीदा है। भगवान ये गणेश को मजहबी अकीदा देखना, है सर, ये बिल्कुल ठीक है। और लाइफ ये आफ्टर मजहबी डेथ भी अकीदा एक है मजहबी अकीदा है। लाइफ सर। आफ्टर डेथ भी एक जिन्होंने मजहबी अकीदा लाइफ है। आफ्टर डेथ से लाइफ आफ्टर डेथ एक्सपेरिमेंट कोई किया वो मजहबी साइंटिफिक नहीं थे। फैक्ट नहीं है। लाइफ आफ्टर डेथ कोई चलें ठीक साइंटिफिक हो गया, फैक्ट नहीं है। चलें ठीक हो गया। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, जरा मैं समाप्त, आपके मैं मैं एक आपसे और एक मिसाल बात, देता हूँ। हाँ या ना में जी पूछ रहा हूँ, चिंपैंजी के अंदर जी रूह होती है या नहीं होती है? सर, हाँ या चिंपैंजी ना? को हमने ऑब्जर्व नहीं किया अभी तक। मैं नहीं तो नहीं, हाँ कहता हूँ होती है। चिंपैंजी से आपकी हमारा डीएनए, पुरानी, बेशक आपकी हमारे खाने आपकी पीने की वजह पुरानी से चिंपैंजी से अंडरस्टैंडिंग, और हमारे आपकी डीएनए मिलते जुलते होंगे, लेकिन एग्जैक्टली रूह की लेकिन बात, रूह अगर जो है अगर वो उसमें सिर्फ रूह होती है इंसानों तो में उसमें भी होती है। डॉक्टर हो सकता और है। इर्तका की किस स्टेज में इंसानों के अंदर रूह नमूदार हुई या दाखिल हुई, और इर्तका की किस स्टेज पर जो बकिया जानदार थे वो रूह से महरूम रह गए? यानी इंसान इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर 2.5 लाख साल से मॉडर्न होम्योसेपियंस और 6 मिलियन साल से उनका इर्तका बतदरीज चल रहा है। तो मुझे ये सर बताइएगा कि आज हमारे, सर इर्तका के हमारा जो कौन से मरहले नेक्स्ट, पर मैं आपके आपको बताता जिस्म हूँ, में रूह दाखिल हुई थी? बिल्कुल ताहिर सर। साहब। सर नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम होगा ना वो इर्तिका पे होगा, नहीं नहीं सर, इंशाल्लाह। मैं इस टाइम अभी नहीं नहीं नहीं, इस टाइम मैं अच्छा आपसे मैं आपको सिर्फ बता, ये, इस अभी मैं टाइम मैं आपसे सिर्फ, लाइफ आफ्टर डेथ पर और रूह पर बात कर रहा जी हूँ। जी तो मैं आपसे जी ये जी पूछ रहा हूँ कि ये जो 6 मिलियन साल का, 60 लाख साल का सफर जो है वो इंसानियत ने तय करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है? मुझे ये बताइएगा, इस इर्तकाई मरहले में आपने कहा था कि आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को डिनाई नहीं करते हैं, या थ्योरी ऑफ बिग बैंग को डिनाई नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता यार, खैर नहीं 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 साइंस, नहीं डिनाई आप करता।
नहीं डिनाई करते? नहीं नहीं। ओके, आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को ठीक मानते हैं और आप अपने मजहब को गलत मानते हैं जो ये कहता है कि मैंने मट्टी के पुतले से आदम को तखलीक किया, ठीक है, वो उसको आप कहानी समझते हैं और आप थ्योरी ऑफ नहीं नहीं, एवोल्यूशन वो को ठीक कहानी वो भी नहीं समझता। समझते हैं। वो भी मैं नहीं आपको समझते, बताता चले हूँ, आप आप थ्योरी, बात कर सर लें, आप बात कर लें। सर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के प्रोसेस के कौन सी स्टेज पर इंसानों के अंदर रूह नमूदार हुई और बकिया जो चिंपैंजीज वगैरह थे वो रूह से महरूम रह गए? कुछ आइडिया है आपको? अच्छा सर, आप मुझे बताएं, जो फर्स्ट कॉमन एंसेस्टर था हमारा, हम्म। डीएनए पहला था ना, पहला डीएनए डीएनए भी नहीं था, पहला हमारा आरएनए था, सिर्फ आरएनए, वो भी कुछ मतलब गैसेस से बना। अब मेरी बात गौर से सुन लीजिए, वो कुछ गैसेस से, और जैसा कि कुरान भी कहता है कि हर चीज को हमने पानी से पैदा किया, और वो सबसे पहला जो बना आरएनए से, उससे फिर डीएनए कन्वर्ट हुआ। वो सिंगल एंसेस्टर वो अभी भी बैक्टीरियाज में है, जिसको मेरे ख्याल में वो क्या कहते हैं, वो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, सिंगल सेल को क्या कहते हैं, प्रोक्रियोट, ठीक है, प्रोक्रियोट था। प्रोकैरियोटिक सेल, अच्छा, ठीक है। प्रोक्रियोटिक सेल, अच्छा, प्रोक्रियोटिक सेल से यूकेरियोटिक सेल बनने में जो चीजें उसमें बनी, मतलब प्रोक्रियोटिक सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस था, और उसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म था, उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उसके बाद यूकेरियोटिक सेल बना, उसमें सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसमें प्रोक्रियोट और माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड और वो सब कुछ बन गए, वो खुद ही बन गए, ठीक हो गया। प्रोक्रियोट सेल अभी भी मौजूद है। यूकेरियोट सेल कहाँ से बना? आप मुझे ये बताएं कि प्रोक्रियोट तो बन गया, यूकेरियोट सेल जो अलग फिर कैसे हुआ? प्रोक्रियोट अभी भी जो सिंगल सेल हैं, जो बैक्टीरिया और ये सारे अलजी फिंजाई ये सब कुछ अभी भी मौजूद हैं, तो वो फिर वो दो कैसे हो गए? उन्होंने वो चीजें एंजाइम और वो सब एंडोप्लाज्मिक अभी रेटिकुलम अभी और अभी न्यूक्लियोटाइड ये और आप ये आप सब, अभी एक मिनट ठहरे, आप ये अभी सब चीजें एवोल्यूशन, उन्होंने कहाँ से ली? भाई साहब ये मुझे सब, मुझे मैं बात पूरी जी कर जी, लूं? जी जी। आप इस वक्त एवोल्यूशन को अभी तस्लीम कर रहे थे 5 मिनट पहले और अब आप एवोल्यूशन के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। सर एवोल्यूशन पे तनकीद मैं नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ नहीं सवाल नहीं, कर मैं रहा हूँ। आपने अभी कहा कि अभी उसमें उसमें रूह है कि ये नहीं? तो मैं उन चिंपैंजी लोगों को की और इसको मैच कर रहे हैं आप, ताहिर चिंपैंजी साहब, और इंसान को नहीं आप नहीं सर, सेम मैच कर रहे हैं। मैंने आपसे अभी ये तक कोई पूछा चिंपैंजी उसके बाद ताहिर इंसान नहीं साहब, बना, या किसी इंसान से एग्जैक्टली, अभी तक चिंपैंजी पैदा भी नहीं हुआ उसके बाद, एवोल्यूशन को ठीक है। लाखों साल का एक इर्तकाई प्रोसेस चाहिए होता है जो ताहिर सर अब्बास हमारे साहब हैं। आपके ताहिर सर साहब, आपके मुताबिक इंसान ऐसे को बात बने नहीं कितने? कीजिए। जी ताहिर जी, साहब, मैं जब बोल लूं ना 1 मिनट, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा जी हूं जी। कि अगर आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को दुरुस्त तस्लीम करते हैं तो एवोल्यूशन की किस स्टेज पर इंसानों के अंदर रूह नमूदार हुई, और अगर आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को गलत तस्लीम करते हैं तो उसके बाद आप मुझसे ये कैसे पूछ सकते हैं कि जो सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल है वो यूकैरियोटिक सेल में किस तरह कन्वर्ट हुआ? क्योंकि फिर आपका अकीदा ये है कि मट्टी के पुतले में रूह फूंककर आदम को और उसकी बाएं पसली से हव्वा को तख्लीक किया गया। आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को अगर ठीक समझते हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा कि एवोल्यूशन की किस स्टेज पर इंसानों के अंदर रूह दाखिल हुई, और क्या जो बायोलॉजिस्ट्स हैं, जो माहिरीन हयातियात हैं, जिन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आप तक पहुंचाई, जिन्होंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोसिस है, मियोसिस है, सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, क्या वो रूह की वजूद को तस्लीम करते हैं ताहिर साहब? सर सब रूह को तस्लीम इंसानों में करते हैं, इन जानवरों में रूह के। अच्छा, आप नहीं ये बताएं कि जब एक मिनट, जो टाइम पीरियड होता है इंसान के, जो मतलब एक इंसान के अमल का, मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक वुमेन का जो जहाँ से जाइगोट बनता है, पहले दिन से लेकर जाइगोट बनने के बाद उसका पहला जो ऑप्शन होता है, पहले जो धड़कन कितने अरसे में शुरू होती है, वो आप बताएं कि इतने अरसे में शुरू हो जाती है। और ये बताएं कि जानवर और इंसान के जो ये लाइफ का जो सर्कल है, पैदाइश का सर्कल है, वो सेम है या मुख्तलिफ है? नहीं, इसका इस बात आपको क्या लगता है कि जो चिंपैंजीज हैं उनके अंदर गेस्टेशन पीरियड नहीं होता है? एलिफेंट्स के अंदर 18 महीने का गेस्टेशन पीरियड नहीं होता है? हर जानदार के अंदर गेस्टेशन पीरियड होता है और वो अपने टाइम के ऊपर अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। मैं तो आपसे आपके इस अकीदे के ऊपर हैरान हूं कि बायोलॉजी के अंदर इंसान जो है वो एक पर्टिकुलर फाइलम से ताल्लुक रखता है, मेमल से ताल्लुक रखता है, एनिमल किंगडम से ताल्लुक रखता है, ठीक है, जिसने शऊर डेवलप किया है, जिसने कॉन्शियसनेस डेवलप की है, और उसके बाद उस कॉन्शियसनेस को डेवलप करने के बाद आपने अपने लिए एक फर्जी जन्नत बनाई है, एक फर्जी दोजख बनाई है, एक फर्जी अल्लाह तराशा है, एक फर्जी पैगंबर लाए हैं, और आपने रूह का तसव्वुर तराशा है। जो दीगर जानदार हैं वो इस तसव्वुर से भी ना आशना है, और वो आप अपनी आंखों से देखते हैं कि मरने के बाद मट्टी में मिलकर डीकंपोज होते हैं, लेकिन आपकी
आपकी जो अना है, आपकी जो ईगो है, आपकी जो ख्वाहिश है कि आप मरने के बाद एक इटर्नल लाइफ चाहते हैं, वो आपको इस बात के ऊपर आमादा नहीं होने देती कि मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं है। मैं आपको दावत देता हूं कि अपने आप को इस जहालत से छुटकारा दिलवाएं और इस बात को खुले दिल से तस्लीम करें कि मरने के बाद कोई मरने के जिंदगी बाद नहीं है कुछ भी मेरे नहीं साथ। होना। जी। मतलब हम दुनिया भी अगर अगर मैं अवैध भाई मैं आपसे कहूं कि आप दुनिया में बेकार हैं, आपका जिंदा हम्म। रहने का कोई मकसद नहीं है, हम्म। तो आप क्या जवाब देंगे? आप सर तो आपकी बेकार है, तरह से वैसे ही पैदा हो गए, आपके वैसे ही चले गए। आपके मैं तो आपको बच्चों वाली बात कहूंगा, जो कहता है वही होता है। मुझे नहीं आपकी नहीं इस कहने नहीं नहीं, से आप कि सवाल को आप गोल ना बेकार किया हैं, करें। नहीं मैं आपसे एक मुझे सवाल कर रहा हूँ कि नहीं आपके नहीं मुताबिक हम बेकार हैं, हम पैदा हो गए, नहीं, एम ही पैदा हो आप गए। बेकार सर नहीं मैं हैं। आप आपने हम्म, आपने एक फर्जी देवमालाई दुनिया तराशी है। ठीक है, आप ये सर वो चाहते आप हैं बात कि और दुनिया। तरफ ले जा रहे हैं। मैं आपसे सवाल और कर रहा हूँ कि अगर आप पैदा हुए हैं, आपके हम्म। आपके नजरिए के मुताबिक हम बस एक एक्सीडेंटली पैदा हो गए, दुनिया में एक्सीडेंटली हम रह रहे हैं। मैं अगर खुद को मार लूं तो क्या फर्क पड़ता है? आप खुद को मार लें, आप कोई कहें कि फर्क नहीं पड़ता, मैं एक कोई फर्क फालतू नहीं हूं, पड़ता, कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। तो दुनिया को फिर कोई फर्क नहीं हमें चाहिए पड़ता। कि मर जाएं। नहीं सर, आप आपको आपको भी चाहिए। चाहिए कि आप अपनी जिंदगी का मैक्सिमम जो है पोटेंशियल उसको यूटिलाइज करें। ठीक है। किस अगर चीज पे, आप किस चीज पे? आपको जो भी चीज अच्छी लगती है, द मीनिंग ऑफ लाइफ मसलन इज लाइफ इटसेल्फ। मीनिंग ऑफ लाइफ इज लाइफ इटसेल्फ। ठीक है। लाइफ का बुरे कामों में मकसद अगर जो है। एक्सपेंड करूं मैं अपनी जिंदगी बुरे कामों में, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप करें, आप करें, आपके आपकी मर्जी है सर। आपको पुलिस पकड़ लेगी, आपको कानून पकड़ लेगा, नहीं आप नहीं, मुआशरे के लिए अगर मैं करेंगे, कानून से आप मावरा हूं, मुआशरे अगर के मुझ लिए में इतनी तकलीफ पावर और है, अदा करेंगे। जी। अगर अवैध भाई में अभी इतनी पावर है कि वो वहां पर बैठकर सब कुछ बोल रहा है, हालांकि इधर एक लफ्ज पाकिस्तान में बोलने की इजाजत, एक मिसाल है, बोलने की हम्म। इजाजत नहीं है। अगर मैं इतना मावरा हूं कानून से, कुछ भी मैं किसी को भी जाके कत्ल कर दूं, किसी को जाके हक मार लूं, मुझे कानून से मावरा हूं और मैं इसी हालत में मर जाता हूं, तो मेरा हम्म। क्या होगा? एक समंदर के अंदर जब एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो छोटी मछलियां इसलिए लाइफ आफ्टर डेथ का सर तस्वुर इवॉल्व कर लेती वो है तो कि उनकी गिजा छोटी है ना, वो तो मछलियां हैं। उनका एक लाइफ इससे सर्कल मुझे है, मुझे वो मुझे ये उसको छोड़े। बताइएगा कि मछली और इंसान का मैं आपको उनकी जिंदगी का मकसद कोई गुलागू नहीं है। खान ने लाखों लोग मारे, चंगेज खान ने लाखों लोग मारे, उसने खोपड़ियों के मीनार बुरा बनाए, किया ना, हिटलर उसको ने, कोई अच्छा नहीं कहता। एग्जैक्टली। तो इसका क्यों मतलब बुरा ये है कहता कि है? यार आप मुझे बात ही नहीं करने देते हैं। अच्छा चल ठीक है, आप मुझे बोले। बात ही नहीं करने देते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक शख्स जो है 1 करोड़ बंदा मारने के बाद इस दुनिया से चला गया, तो चूंकि उसके आपके साथ उसके अहले खाना के साथ इंसाफ नहीं हुआ, इसलिए लाइफ आफ्टर डेथ होनी चाहिए। और अगर लाइफ आफ्टर डेथ में आपका अल्लाह ताला जो है हिटलर के साथ इंसाफ करके उसको दोजख में भी डाल देगा, तो वो लोग जिसको उन्होंने इस दुनिया के अंदर मारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्या वो वापस अपने प्यारों के साथ दुनिया में जाकर मिल पाएंगे? वो तो नहीं बेचारे मिल जन्नत में भी पाएंगे। नहीं जा सकते। अगर तो वो फिर दोजख में आपकी भी नहीं, जी जी मेरी एग्जैक्टली बात सुने, आपका अगर लाइफ आफ्टर डेथ का जो तस्वुर है, उसमें इंसाफ पॉसिबल ही नहीं है, सर उसमें आप मेरे बात को कॉम्पेंसेशन भी पॉसिबल नहीं है। जवाब ही नहीं, मेरी बात को जी। जवाब आप देते ही नहीं है कि एक अच्छाई और बुराई में आप क्या फर्क देते हैं कि एक इंसान बुराइयां करके खत्म हो गया, हम्म। तो फिर उसको आगे भी कुछ भी नहीं होना, आगे कुछ है ही बस नहीं। फिनिश, आगे कुछ है ही फिनिश, नहीं। आगे बिल्कुल फिनिश। फिनिश, बिल्कुल फिनिश। कोई झूठ बोले गलत बात नहीं है, चोरी एग्जैक्टली करे जो गलत बात करना नहीं है। है आपने उसको इस दुनिया में पकड़ लिया तो पकड़ लिया, मरने के बाद कोई जिंदगी का सबूत नहीं है। ठीक है। आप इस पे हंस रहे हैं ना, आप इस पे हंस रहे हैं, तो मुझे मुझे ये बहुत बताइएगा। इलॉजिकल बात है ना, बहुत इलॉजिकल के मुझे बुराइयां मुझे करता इसको रहता है, उसको कोई मुझे मसला अपनी नहीं है। मुझे हम अपनी कहते हैं कि लॉजिक। झूठ बोलना बुरी बात है, आपके आप कहते हैं आपके झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं आप है। मोबाइल कौन सा आपको इस्तेमाल कौन कर सा रहे किसी ने हैं? पूछना आप है? मोबाइल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? वीमो का ना? जी जी ये चाइनीज जी है ना? जी, चाइनीज है। चाइनीज लाइफ आफ्टर डेथ पर यकीन रखते हैं कि नहीं रखते? नहीं सर रखते। हो सकता है रखते हो, सबका नहीं, बहुत आपने से कौन सा आपको सबका पता है कि इंटरव्यू किए हैं? चाइनीज की जो उस ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है वो एथियस्ट है। ठीक है। चाइना के अंदर कोई स्टेट सर ये रिलीजन भी नहीं है। चाइना में सर मुसलमानों को ये भी कॉरिडोर के अंदर जबरदस्ती रोजे के दौरान खिलाया पिलाया जाता है। आप बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ लें। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि लाइफ आफ्टर डेथ पर यकीन जो है, वो आपकी हमसाया मुल्क चाइना की जो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी नहीं रखती है, तो वो क्या दिन रात डाके डालते हैं, दिन रात चोरियां करते हैं, दिन रात रेप करते हैं? मोरालिटी जो होती है ना, आपकी सोसाइटी के जी म्यूचुअल बिल्कुल। को एग्जिस्टेंस जी से वजूद में आती है। और सर आप मैं ये आपकी मोरालिटी पे ख्वाहिश हिट नहीं नहीं कर रहा, मैं मोरालिटी पे हिट नहीं कर रहा। मोरालिटी है। वाकई इंसानी माशरे के लिए जरूरी है, माशरे हम्म। के स्टेबिलिटी के लिए मोरालिटी जरूरी है, तभी ठीक माशरा है। स्टेबल रह सकता है। हम्म। लेकिन मेरा मकसद ये है कि अगर इंसान अपनी कुवत से गलत काम करता रहे तो उसके हम्म। लिए कोई जजा सजा नहीं है। क्योंकि लाइफ आफ्टर डेथ ही अच्छा एग्जिस्ट नहीं करती अच्छा, ना। अगर आपके 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 मुल्क में जहां आपके आप रह रहे हैं, आपके आपके एक अच्छा पैगंबर थे जिन्होंने बनु कुरैजा के 900 यहूदियों को मरवाया। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर लाइफ आफ्टर डेथ एग्जिस्ट करती है, तो इंसाफ के तहत क्या होना चाहिए?
सर मैं आपकी एक और बात बताऊंगा कि आप अक्सर जो चीजें कोट करते हैं ना अहादीस की, मैंने काफी सर्च की है, वो मिलती नहीं है। और तो दूसरी मौजू बात पे ये रहिए कि ना, अहादीस का मौजू पे सारा अगर डाटा, आप मौजू अहादीस पे का रहे सारा डाटा ना, ठीक भी आप नहीं मुझे है। ये मैं आपकी बताइएगा बात का जवाब कि दे रहा हूँ कि लाइफ उन्होंने आफ्टर बनु डेथ कुरैजा के इसलिए लोगों को होनी उन्होंने चाहिए कि कत्लेआम किया। कातिल को सजा मैं नहीं आप हुई। सर मेरी बात सुने, फिर मैं उसका ताहिर जवाब साहब, दे रहा हूँ कि सारी लाइफ आफ्टर अहादीस डेथ ठीक नहीं इसलिए है। होनी चाहिए कि कातिल को सजा नहीं मिली, इसलिए लाइफ आफ्टर डेथ होनी चाहिए। ये कोई सबूत नहीं है अच्छा, लाइफ आफ्टर डेथ का। अच्छा ठीक है, अगर आप जिस शहर में जिस मुल्क में रहते हैं उधर का वजीर आजम अगर 1 महीने के लिए ऐलान कर दे, 1 महीने में कोई पुलिस कोई कुछ भी नहीं होगा, जो मर्जी को कर ले, किसी को कोई सजा जजा नहीं होगी कोई, तो क्या उसका माशरा स्टेबल रहेगा? एक सर महीने के लिए मुझे बिल्कुल मुझे ऐसे ही मुझे रहेगा। लगता है कि मुझे लगता है पहली बात तो ये, मैं जिस मुल्क में रहता हूँ वजीर आजम नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि मैं एक जो मिसाल जो के लोग तौर पर होते कह हैं रहा ना, हूँ। जो लोग होते हैं, ठीक है, वो कानून के डर की वजह से जुर्म करने से नहीं बाज आते। वो अपने हमसाए का एहतराम करते हैं। वो अपनी अपब्रिंगिंग का, अपनी एजुकेशन का लिहाज करते हैं। मेरे साथ बहुत सारे आप गैर वहाँ की मुस्लिम है। बात कर रहे हैं, आप हाँ, इधर आके देखिए, आपको तो पता आपने भी होगा आपने मेरे से मेरे क्या मुल्क था। की मिसाल पूछी ना, जहां मैं रहता हूँ। तो मुझे ये बताइएगा कि आपके दुनिया मुल्क की से कौन सी मुतदोबर हाल है। रियासत जो है 1 महीने के लिए अपने शहरियों को इम्यूनिटी देती है कि आप जो मर्जी जुर्म करें, आपको रोका नहीं जाएगा। मुझे मैंने एक मुझे ये मिसाल बताइए, अगर कि अगर इस यही चीज सवाल मैं अगर आपसे डर करूं, खौफ शायद खत्म हो साहब, जाए। मुझे जी, मुझे ताहिर साहब ये बताइएगा कि अगर यही ऐलान आज पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ करें कि 1 महीने तक पाकिस्तान में लड़की के साथ रेप करने पर कोई सजा नहीं होगी, बिल्कुल तो ताहिर, स्टेबिलिटी नहीं होगी, नहीं नहीं ताहिर बिल्कुल साहब, नहीं ताहिर होगी। साहब मेरी बात तो क्या ताहिर अब्बास किसी लड़की का रेप करेगा? सर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं नहीं स्टेबिलिटी नहीं 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 होगी। नहीं नहीं। जो मैंने सवाल पूछा है, मैंने आपसे सवाल सर पूछा हर है हर कि इंसान अगर का माइंड वजीर सेट आजम अलग होता है। शहबाज शरीफ ऐलान करें कि 1 महीने तक अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान में किसी लड़की का रेप करेगा तो उसको कोई सजा नहीं होगी, तो क्योंकि आप अपनी अपनी गवाही दे सकते हैं ना, आप मेरे मुखातिब हैं, मैं दूसरों के बिहाफ पर बात नहीं कर सकते। तो क्या ताहिर अब्बास जो बचपन से पाल पोस के बड़ा हुआ है, अपनी हमसाई को, अपनी आंटी को जानता है, ठीक है, वो लड़कियों के ऊपर चढ़ दौड़ेगा? वो आप उनका रेप करना शुरू कर देंगे? सर अगर एक मुआशरे में 10 लाख लोग रहते हैं ना, एक शहर में या कम्युनिटी में, तो 10 लाख लोगों का माइंड सेम नहीं होगा। ताहिर साहब, मैंने मोरालिटी सवाल होती है जैसे आपसे आप कह रहे किया हैं। है। मैंने आपसे सवाल मैं किया आपका है ही कि जवाब दे रहा हूं कि मेरी आप माइंड रेप सेट और करेंगे आपका या नहीं माइंड सेट में करेंगे? बहुत फर्क है। मेरे माइंड ताहिर सेट। अब्बास साहब, मैंने जी जी। आपसे सवाल किया है कि अगर 1 महीने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत, अव्वल तो ऐसा कोई ऐलान लीगली किया नहीं जा सकता, आईनी तौर नहीं पर जा किया सकता, नहीं जा मैंने आपको मिसाल के सकता, तौर लेकिन पर मैं कहा है कि आपकी जब मिसाल तक कोई आपके डर नहीं सामने होगा। कनेक्ट कर रहा जी हूं जी। कि अगर वजीर आजम इंसाफ का पाकिस्तान सर, जब शहबाज तक शरीफ इंसाफ का डर ये नहीं ना ऐलान होता सर। करते हैं कि रेप किया जा सकता है 1 महीने तक, तो क्या ताहिर अब्बास साहब आप जो हैं अपनी हमसाई का रेप करेंगे, हाँ या ना? सर इसका तो यही जवाब है कि कुछ लोग कुव्वत रखने के बावजूद गुनाह नहीं करते, बुरे एग्जैक्टली काम नहीं करते। एग्जैक्टली, जो लोग कुव्वत जी। रखने के बावजूद गुनाह नहीं करते, तो इसका मतलब गलत काम नहीं करते, लेकिन इसका वो सब मतलब सेम ये नहीं है, है सर। इसका ये मतलब वो ये है तो कि 5% लोग होंगे उस सर, एक, वो कोई नहीं सर, 5% ये लोग होंगे। परसेंटेज आपने कब कैलकुलेट की? ये परसेंटेज आपने कब कैलकुलेट की? सर हमें अपने मुआशरे का पता है ना, जिस मुआशरे में बंदा वाह ऑब्जर्व वाह वाह करता है ना। वाह, आप यानी सुने, अपने आप को कह मेरी रहे हैं कि बात मैं सुने। 1 महीने के ऐलान के बावजूद रेप नहीं करूंगा, और आप दूसरे अपने हमसाए के ऊपर शक कर रहे हैं कि वो रेप कर देगा। सर, अगर आप अपने बारे में अच्छा गुमान रखते हैं तो दुनिया के दीगर लोगों के बारे में भी अच्छा सर गुमान रखने की गुमान और कोशिश करें। ऑब्जर्वेशन में फर्क होता है सर, तो गुमान और वही वही ऑब्जर्वेशन में वही फर्क होता लोगों है। की ऑब्जर्वेशन जी आपके जी। बारे में होगी कि आप भी रेपिस्ट हैं। बिल्कुल होगी, बिल्कुल फिर होगी, मुझे मेरा पता लेकिन है, आपने मुझे कहा तो कि मेरा मैं रेप पता है नहीं ना। करूंगा। आपने जी कहा जी। कि मैं ऐलान के बावजूद रेप नहीं करूंगा, तो आप बकिया लोगों को इतना घटिया, इतना मैंने कमीना इसलिए कैसे कहा तसव्वुर कि कर कुछ सकते हैं? ऐसे ऐसे लोगों में मेरा ऑब्जर्वेशन मैंने की है कि जो मतलब मौके का फायदा उठाते हैं। ताहिर साहब, आखिरी वैसे सवाल, लोगों का नाम ताहिर मेरा साहब, कोई नहीं आखिरी है। सवाल, मुझे तो बड़ा मजा आया आपसे मेरा बात भी एक करके। आखिरी सवाल है आपसे। जी 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 जी, अपना पूछिए। आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। जी, मेरा आखिरी सवाल यही, मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, अगर नेक्स्ट स्ट्रीम पता नहीं आप करेंगे कि नहीं, कब करेंगे नेक्स्ट, आप जिस मौके पर कहेंगे मैं आपको मौके मैं पर। स्ट्रीम करूंगा सर, ये आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। हेलो, आवाज आ रही है अभी? आवाज आ रही है, बोलिए। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि सिर्फ मुझे उस चीज का आपने डिनाई कर दिया, आपने कहा कि मैं रूह को नहीं मानता। मैं ये सवाल करता हूँ कि जो चीज ऑब्जर्वेशन कर रही थी वो क्या थी, मेरा माइंड क्लियर कर देना। मैं भी नहीं मानना चाहता कि रूह नहीं है। सिर्फ आप क्योंकि मुझे ये वो बता दें कि वो वो नियर चीज जो वो ऑब्जर्वेशन कर रही थी, वो जो चीज नियर सुन डेथ, रही वो थी। आप, मैं जवाब ले लें सर, वो जवाब ले जी। लें। आपने ये बात तस्लीम की कि उनका दिल धड़क रहा था। आपने ये बात तस्लीम नहीं की नहीं कि नहीं, डॉक्टर, क्लिनिकली डेड थे बात लोग, तो पूरी जो कॉमा भाई, में था अगर ना सर, मेरी बात अगर पूरी कर लें। सर अगर क्लिनिकली डेड थे तो उन पर डॉक्टर ऑपरेट क्यों कर रहे थे?
चलिए तो आप डॉक्टर से पूछे, क्लिनिक से तो आप अपनी मर्जी की बात ना एक लास्ट बात मैंने आपसे डॉक्टर से आप जो न्यूरो इनमें से सारे लोग सिर्फ न्यूरोलॉजिकल क्यों पैदा हुए थे, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है ताहिर साहब, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। जी जी, अब बोलिए। ये अब आ रही है? अब आ मैंने आपको कहा कि जितने भी दिमाग के ऑपरेशन आप चेक कर लीजिएगा कि जो न्यूरो से ऑपरेशन उसमें दिल को डेड कर दिया जाता है। इसलिए डेड किया जाता है क्योंकि खून की रवानी जो है मेरा आखिरी सवाल आपसे जी जी क्या बड़े सोच समझ के जवाब दीजिएगा, आपको पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि ताहिर अब्बास साहब जो हैं वो सरगोदा में बैठकर आज क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपको मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी देख रहे हैं। आज मुसलमानों की लज्जा और इज्जत आपके हाथ में है। सर मैं सिर्फ आखिरी एक सवाल करूंगा, उसके बाद मैं स्ट्रीम खत्म कर दूंगा, कोई लंबी बहस नहीं। क्या जो साइंटिफिक कम्युनिटी है दुनिया की, एकेडमिक वर्ल्ड जो है, लाइफ आफ्टर डेथ को, मरने के बाद जिंदगी को एक साइंटिफिक फैक्ट के ऊपर हकीकत के तौर पर तस्लीम करती है, हाँ या ना? मैं कोई बहस नहीं करूंगा, हाँ या ना सोच के जवाब। साइंस जिसको तस्लीम ना करे, आपने पहले दावा किया है कि हाँ करती है, अब मैंने आपसे सिर्फ एक लफ्ज में पूछा है, हाँ या ना, बस स्ट्रीम खत्म। हाँ या ना सोच के, टेक योर टाइम। अगर मैं ये कहूं कि सारे नहीं करते, कुछ करते हैं, तो फिर आई एक्सेप्ट योर आंसर सर। आज की स्ट्रीम बस मैंने कहा था मैं और कोई बहस नहीं करूंगा सर। अगली स्ट्रीम में हम यहीं से आगे चलेंगे सर। मुझे आज बात करके मजा ही आ गया, मेरा मुंह मीठा करा दिया आपने। ठीक है, मैं इसी पर जवाब दूंगा सर कि आपने कहा कि कुछ साइंसदान कहते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ। नेक्स्ट मैच का प्रूफ भी लाऊंगा, आप भी प्रूफ ले आएंगे। राइट सर। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, लड़ाई करने बहुत के जल्दी, लिए। और नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे क्या कहते हैं, बहुत जल्दी टाइम गुजर गया, इसका मतलब एक अच्छा टाइम गुजर गया। आपसे बात करके अच्छा लगा, पहली स्ट्रीम भी अच्छी थी। ताहिर अब्बास साहब सरगोदा से हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने लाइफ आफ्टर डेथ को अगर साबित किया है तो आप सबकी खुशकिस्मती, आपको मुबारक हो। प्रेम बाबू जी, ब्लैक पिंक जी, ह्यूमन बीइंग जी, वड़ाइद साहब, मेगा राज गोयल, एथियस्ट साहब, अकबर जमील साहब और असगर फारूक खटक साहब को तो मैं जानता हूं ऑस्ट्रेलिया से, बहुत बहुत मोहब्बत आपकी। अगली स्ट्रीम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज की स्ट्रीम देखने के लिए बेहद शुक्रिया। और ताहिर अब्बास साहब जैसे नौजवान अगर मुकालमा करने के ऊपर आमादा हैं तो ऐसा नहीं है कि वो तन्हाई में सोचेंगे नहीं या दूसरे लोग उनसे बात नहीं करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।